तो हमने पढ़ा कि हमने कोई भी मेडिसिन जो है उसको हमने जो एब्जॉर्प्शन में हम पढ़ रहे थे, तो हमने उसको ऑरली दिया, ऑरली देने के बाद में वो स्टमक के अंदर आई, स्टमक में आने के बाद में फिर वो एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद में सर्कुलेशन के अंदर आई। भले ही उसे एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है, जिसकी वजह से कोई भी रिसेप्टर हुआ या कोई भी प्रोटीन हुआ जिसके थ्रू वो जो है एब्जॉर्ब हुई, या कोई भी चैनल हुआ जिसके उसको क्रॉस करना पड़ा, तो ये जो है एब्जॉर्ब होकर फिर सर्कुलेशन के अंदर आ गई है, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, अब एब्जॉर्प्शन होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की मतलब नीड होती है कि किस दवा का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, किस दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो कि जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगी, वो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यानी कि हायर द लिपिड सॉल्युबिलिटी हायर द एब्जॉर्प्शन। तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा जो भी लिपिड सॉल्युबल होगी। ओके, यानी कि वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। सेकंड बात ये कि जो ड्रग्स नॉन आयनाइज होगी वो जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, यानी कि अगर वो आयनाइज हो गई है, आयंस में टूट गई है, तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाएगा। तो नॉन आयनाइज जो होगी वो ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब होएगी, नॉन आयनाइज ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगी। ओके, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा जो कि नॉन आयनाइज होगी। तीसरी चीज़ ये कि जो अगर हम बात करें कि मीडियम की बात करें, तो अगर कोई ड्रग्स एसिडिक है, अगर हम बात करें मीडियम की, तो कोई ड्रग्स अगर एसिडिक है तो वो एसिडिक मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब होएगी, और अगर कोई बेसिक है तो वो बेसिक मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब होगी। यानी कि अगर कोई ड्रग्स है वो एसिडिक है, तो वो एसिडिक है, और मीडियम अगर क्या है उसका, मीडियम एसिडिक है, तो वो नॉन आयनाइज फॉर्म के अंदर होगी। और जैसे कि मैंने कहा कि नॉन आयनाइज फॉर्म के अंदर जो ड्रग्स होगी उतना ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, तो क्योंकि देखो नॉन आयनाइज है और नॉन आयनाइज होने के साथ साथ में क्या है, ये नॉन आयनाइज होने के साथ साथ में ये कहला जाएगी फिर लिपिड सॉल्युबल, यानी कि ये आयंस में नहीं टूटी है, लिपिड सॉल्युबल हो गई, और ये एब्जॉर्ब जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो एसिडिक ड्रग्स एसिडिक मीडियम के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि बेसिक ड्रग्स, अगर कोई ड्रग्स है उसका जो मीडियम या उसका नेचर वो बेसिक है, और वो जो है कौन सा उसमें वो होगी, वो बेसिक मीडियम के अंदर जो है वो किस फॉर्म के अंदर होगी, नॉन आयनाइज फॉर्म के अंदर होगी, नॉन आयनाइज फॉर्म के अंदर होगी, प्लस क्या होगी, वो लिपिड सॉल्युबल होगी, और क्या होगा उसका सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो एब्सॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मीडियम और नेचर दोनों का सेम है। तीसरी चीज ये है कि अगर ड्रग्स का नेचर जो है वो एसिडिक है, लेकिन मीडियम जो है वो बेसिक हो गया है, तो अब ये यहाँ पर जो है वो आयोनाइज फॉर्म के अंदर आ जाएगी। आयोनाइज फॉर्म के अंदर आने के बाद में जो है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, और जब ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगी तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्लियर? तो नेचर जो है वो सेम नेचर की ड्रग्स जो है सेम मीडियम के अंदर जाकर होगी। एसिडिक मीडियम की ड्रग्स जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वो जिसे कहते हैं कि वो नॉन आयनाइज फॉर्म के अंदर होगी, और बेसिक नेचर की ड्रग्स जो है वो बेसिक मीडियम के अंदर ही नॉन आयनाइज फॉर्म के अंदर होगी। नॉन आयनाइजिंग प्लस जो नॉन आयनाइज है वो लिपिड सॉल्युबल है, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्लियर? तो हमने अभी तक के पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन के लिए मीडियम और नेचर की बात। एक चीज हम पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं कि कोई भी हमने फॉर एग्जांपल कोई भी हमने जो है वो ड्रग्स को जो है वो हमने फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल हमने जो है ड्रग्स की जो है वो हमने इंसर्ट करवा दिए। इंसर्ट करवाने के बाद में क्या हुआ कि वो यहाँ पर आया, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर लिवर तक के गया। तो 100 में से फॉर एग्जांपल 80 मॉलिक्यूल जो है वो 80 मॉलिक्यूल जो है लिवर तक के गया, 20 जो है वो आगे चला गया। ओके, 20 फॉर एग्जांपल एक्सक्रीट कर गया। अब 80 मॉलिक्यूल्स के अंदर से मान लो कि यहाँ पर जो है कुछ मॉलिक्यूल जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर हो गया और वो खत्म हो गए, यानी कि 30 मॉलिक्यूल जो है वो खत्म हो गए, 50 मॉलिक्यूल जो है वो फिर बचे। तो यहाँ पे लिवर पे मेटाबॉलिज्म हो गया 30 मॉलिक्यूल का। इनिशियली हमने कितने मॉलिक्यूल दिए थे? 100 मॉलिक्यूल दिए थे, 20 तो एक्सक्रीट कर गए थे, 80 लिवर के पास में गए थे। लिवर के पास में जाने के बाद 30 जो है उनका मेटाबॉलिज्म हो गया लिवर के अंदर, और फिर उसके बाद में 50 बचे, वो 50 फिर जो है वो सर्कुलेशन के अंदर। अभी भी सर्कुलेशन के अंदर आए जो ये नेट 50 है, यही अपना असर दिखाएंगे,
क्योंकि लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो गए और लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होने के साथ में समझ लो आप उसका सर्कुलेशन से मामला खत्म, क्योंकि ये पोर्टल ब्लड के अंदर जब हमने 80 मॉलिक्यूल को भेजा था लिवर तक के, उसमें 30 मॉलिक्यूल्स जो है वो लिवर ने यूटिलाइज कर लिए, उसका मेटाबॉलिज्म कर दिया और 50 मॉलिक्यूल्स को फिर उसने जो है वो सर्कुलेशन में भेजा। तो ये जो नेट जो 50 मॉलिक्यूल्स आया है ये कहलाता है, ये जो क्वांटिटी ये कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या कहलाती है? बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। ओके, और जो लिवर के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खत्म हो गए और जो ये प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, तो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या पढ़ा हमने जो है वो जब हमने जो है वो मॉलिक्यूल्स दिए, देने के बाद में फिर जो है ये देखिए मैं दोबारा से थोड़ा समझा देता हूँ। ये पोर्टल ब्लड से जो है होता हुआ लिवर के अंदर आया, हमने 100 दिए थे, 20 का एक्सक्रीशन हो गया, 80 बच रहे थे, 80 लिवर में पहुंचे, लिवर में जाने के बाद में 30 जो है वो खत्म हो गए, फिर 30 जब खत्म हो गए जो नेट 50 बचे। तो जो 30 खत्म हुए लिवर के अंदर वो जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, और जो फिर नेट 50 बचे जो अवेलेबल है, जो सर्कुलेशन में आया, ये बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी आगे जाकर। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब लिवर के अंदर आने के बाद में मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो नेट अमाउंट बचता है उस ड्रग्स के मॉलिक्यूल का जो कि फिर फर्दर सर्कुलेशन में आता है वो कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर जो लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो गए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जिन दवाई का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो वो उन दवाइयों की बायो अवेलेबिलिटी उतनी कम होगी। यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है अगर किसी दवाई का, तो कहने का मतलब है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, और जितनी कम बायो अवेलेबिलिटी होगी वो फिर क्या करेगा कि उतना ही कम अपना असर दिखाएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया क्या होता है कि लिवर के अंदर जो आगे वो जो है मेटाबोलाइज हुआ और वो फिर वहां पर आकर फिनिश हो गया। और फिर हमने पढ़ा बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि जो नेट अमाउंट है बायो अवेलेबिलिटी यानी कि ड्रग्स देने के बाद में जो बचती है एक्शन देने के लिए उसको हम क्या कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ये कह सकते हैं कि परसेंट ऑफ गिवन डोज विच रिड्यूसेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जो भी परसेंट बचता है डोज का सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो जाता है, समझ रहे हो, वो कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। ओके, अच्छा, अब हम एक चीज पढ़ते हैं कि एक टर्म पढ़ा होगा आपने PKA। अच्छा, PKA टर्म बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हम जैसे कि हमने देखो पीछे हमने यहाँ पे हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि यहाँ पर एंटेरल पढ़ा था, पारेंटेरल पढ़ा था, यहाँ पे GIT पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो चाहे वो ऑरली या रेक्टली जो भी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो फंडा है यहाँ पर लगता है। लेकिन अगर हम किसी भी मेडिसिन को इंट्रावेनसली अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उस दवा की जो बायो अवेलेबिलिटी आएगी वो 100% होगी और वहाँ पर एज सच फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कोई मसला नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर एज सच नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था। कहाँ पर? जब हम ऑरली दे रहे हैं या रेक्टली दे रहे हैं, ठीक है। और FPM में जो है वो फिर मॉलिक्यूल्स बर्बाद हो जाते हैं, एज सच इतना इफेक्ट आ नहीं पाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं PKA आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम वाले में। तो जनरली हम यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये क्या है कि ये है PKA जो है वो एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट जनरली होता क्या है, तो जनरली इसका मतलब ये है कि PKA को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी pH जिस पर जो ड्रग्स है उसका 50% पोर्शन आयोनाइज है और 50% पोर्शन नॉन आयोनाइज है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दैट pH at which 50% जो है वो आयोनाइज फॉर्म में है ड्रग्स का पार्ट
एंड 50% जो है वो नॉन आयोनाइज में है। यानी कि आयोनाइज है तो ये क्या कहलाएगा, वाटर सॉल्यूबल, और अगर नॉन आयोनाइज है तो ये क्या कहलाएगा, लिपिड सॉल्यूबल। कौन सी ड्रग ज्यादा एब्सॉर्ब होती है, यस लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स जो है वो ज्यादा एब्सॉर्ब होती है। और जो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स होगी, जाहिर सी बात है जो मेम्ब्रेन्स बनी हैं वो लिपिड की बनी होती हैं, तो वो ज़्यादा क्रॉस करती हैं, ठीक है, जो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स होती हैं। तो जो पीके मैंने बता दिया कि एक ऐसी पीएच जिस पर 50% पोर्शन जो होता है वो आयनाइज होता है उस ड्रग्स का, और 50% जो पोर्शन होता है वो नॉन आयनाइज होता है। ओके, अच्छा ये बात हो गई। अभी तक के हमने हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात कर ली है, और जो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है मैंने ये भी बता दिया है कि ये फिनोमिना लगता है ऑरली अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तब, या फिर रेक्टली रूट से अगर हम दे रहे हैं तब। ओके, दूसरी बात हमने बता दी कि जो लिपिड सॉल्यूबल है वो नॉन आयनाइज होना जरूरी है उसका, और वो जब नॉन आयनाइज है तो वो उतनी ही ज्यादा एब्सॉर्ब होती है। क्लियर, ये वाली बात हो गई। मीडियम की मैंने बात बता दी है कि जो एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक मीडियम के अंदर एब्सॉर्ब होगी, जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम के अंदर एब्सॉर्ब होगी। अगर ड्रग एसिडिक है, मीडियम उसका बेसिक हो जाए तो वो क्या होगा, आयन में टूट जाएगी, और जैसे कि हम जानते हैं कि आयनिक फॉर्म के अंदर ड्रग्स है वो एब्सॉर्ब नहीं होती है। उसके बाद में हमने पीके के बारे में बात करी कि पीके क्या है कि एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसी पीए जिस पर 50% जो है वो आयनाइज हो जाए और 50% जो है नॉन आयनाइज हो, तो वो पीके कहलाता है। क्लियर, तो अगर हम तीन चीजें लिखें, पीकेए, नेचर और मीडियम, किसी भी दवा का एब्जॉर्प्शन होना इन बातों पर जो है वो डिपेंड करता है, इन बातों के ऊपर जो है वो मतलब जिसे कहते हैं कि आधारित होता है, समझ लो कि ये दवा कितनी एब्सॉर्ब होगी, कितनी कम एब्सॉर्ब होगी, कितनी ज्यादा होगी। अच्छा, अब जो एसिडिक ड्रग्स है थोड़ा सा ये जान लें, वो गैस्ट्रिक मीडियम के अंदर, क्योंकि गैस्ट्रिक मीडियम के अंदर जो है वो क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो गैस्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एसिडिक ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रिक मीडियम के अंदर होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। जो बेसिक मीडियम है, जो बेसिक सॉरी ड्रग्स है उसका एब्जॉर्प्शन कौन से मीडियम में होगा, बेसिक ड्रग का किस में होगा, बेसिक ड्रग का होगा बेसिक मीडियम के अंदर। क्लियर, यानी कि इंटेस्टाइन वगैरह में जो है इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में बायोअवेलेबिलिटी के बारे में मैं थोड़ा सा ये बता रहा था कि परसेंट, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन फॉर्म में हो जाए, समझ लो, परसेंट ऑफ गिवन डोज which reaches the systemic circulation। समझ रहे हो ना कि हमने यहाँ से पोर्टल ब्लड के थ्रू इसमें आया, इसमें आने के बाद में यहाँ पर थोड़े मॉलिक्यूल खराब हो गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 मॉलिक्यूल खराब हो गए, जो 50 मॉलिक्यूल्स बचे, जो नेट बचे, ये बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी उस ड्रग्स की। और जितनी ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा ही क्या होगा, वो ड्रग का जिसे कहते हैं इफेक्ट आएगा या उसका एब्जॉर्प्शन होगा उस दवा का। क्लियर इतनी बात। अच्छा, तो बायोअवेलेबिलिटी फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है, बायोअवेलेबिलिटी जो है जो ये आ रही है, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है बायोअवेलेबिलिटी। और दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसका जितना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा मतलब उतने मॉलिक्यूल वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, तो उतना ही कम जो है उसका फिर बायो अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर आप पढ़ोगे लिग्नोकेन, अभी आगे आएगा, ठीक है, और नाइट्रोग्लिसरीन होता है जिसको हम सबलिंगुअली, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब होता है तो तब दी जाती है, तो उसको हम जो है सबलिंगुअल रखने के लिए दे देते हैं कि भाई जो सबलिंगुअल आप इसका इस्तेमाल करो, लेकिन उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, सबलिंगुअल ही क्यों देते हैं, सबलिंगुअल इसलिए देते हैं क्योंकि देखो जाहिर सी बातों को इमरजेंसी का पेशेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि जो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है, तो जब वो कोई इमरजेंसी का पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, तो अब हर किसी के पास में इंट्रावेनस लगाना या इंट्रावेनस का सेट करना वो नहीं आता है, ठीक है, और इमरजेंसी में इतना वो भी टाइम भी नहीं मिलता, तो उसमें क्या किया जाता है कि वो कहा जाता है उस गोली को जबान के नीचे रख लो और उसका इफेक्ट फिर आना फौरन चालू हो जाता है। तो और इसका जो है जो मतलब सबलिंगुअल हम दे रहे हैं, तो क्या होता है कि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है, तो इसका नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। सबलिंगुअली अगर हम जो है वो मतलब किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और इमरजेंसी के अंदर भी उसको हम यूज कर सकते हैं, और उसको हम जब मर्जी चाहे उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और खुद से भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं उसको, तो इसमें एज सच कुछ वो नहीं होता है।
ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेशन के लिए बायो अवेलेबिलिटी के हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हमने जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो दवाई हमने उसको इंट्रावेनस दे दी है, और इंट्रावेनस देने के बाद में क्या होता है कि अगर हम प्लॉट एक हम मतलब वो करें प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो क्या होता है कि इनिशियली क्या होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर वक्त के साथ में जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो ये हमने आईवी हमने जो है ये उस पेशेंट को हमने जो है आईवी दे दी। उसके बाद में आईवी देने के बाद में हमने क्या करा कि हमने फिर उस पेशेंट को जो है ऑरली मेडिसिन दी, तो वो भी स्टार्टिंग में आता है, फिर उसके बाद में वो जो है वो हो जाता है। अब इसमें जो है दो एरिया बन रहे हैं। जो पहला वाला एरिया बन रहा है ये वाला, यानी कि ये है एरिया अंडर कर्व कौन सा है जो हमने आईवी दिया है, और जो दूसरा वाला है ये वाला जो है ये वाला है एरिया अंडर कर्व जो हमने ऑरली दिया है। तो किसी भी उसको देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसे इंट्रावेनसली देते हैं, फिर उसके बाद में उसका जो है ऑरली से रेशो निकाल देते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी निकालने के लिए क्या कहलाएंगे, बायो अवेलेबिलिटी के लिए जो है हमने क्या करा है कि एरिया अंडर कर्व जो ऑरली है उसको हमने डिवाइड कर दिया है एरिया अंडर कर्व इंट्रावेनसली से, तो उसकी जो है बायो अवेलेबिलिटी आ जाती है कि कितनी है कितनी नहीं। ओके, एक चीज़ आती है बायो इक्विवेलेंस, इसका हम थोड़ा सा आगे बाद में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आती है बायो इक्विवेलेंस। तो बायो इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, बायो इक्विवेलेंस, तो बायो इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, बायो इक्विवेलेंस का मतलब यह है कि अगर आपने देखा अगर किसी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई ड्रग्स जिसकी बायो अवेलेबिलिटी +-20 के बीच में आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वो बायो इक्विवेलेंस है। बायो का मतलब जैसे पता ही है सबको, और इक्विवेलेंस का मतलब अगर हम तोड़कर भी देखें, फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल हम समझते हैं, हमने जो है फॉर एग्जांपल कोई एस्पिरिन है, एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एस्पिरिन है 500 mg में। अब इसको दो कंपनियां बनाती हैं दो अलग अलग नाम से, डिस्प्रिन और इकोस्प्रिन। इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है मान लो क्या कहते हैं 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और इसकी जो वो है ये बायो अवेलेबिलिटी नहीं ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि बॉडी के अंदर देने के बाद में जब वो प्लाज्मा में आ जाती है तो वो 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और इसकी हो गई 80 to 120 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 100 माइक्रोग्राम की है, इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन 80 to 120 माइक्रोग्राम की है। ठीक है, दोनों से इफेक्ट आ रहा है, लेकिन बायो इक्विवेलेंस का मीन ये है कि अगर कोई भी ड्रग्स है जिसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो +-20 के बीच के अंडर ही रहे, तो वो जो है बायो इक्विवेलेंस होगी। ठीक है, इससे ज्यादा ना हो इससे कम ना हो, मतलब वो हो सकता है 80 हो जाएगी, वो 120 हो जाएगी। ठीक है, तो वो बायो इक्विवेलेंस कहलाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टू ड्रग्स आर नॉट मोर देन +-20%, यानी कि इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए बायो अवेलेबिलिटी, तो वो बायो इक्विवेलेंस के अंदर आ जाएगा। क्लियर, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बचती है कि जो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है फेनिटॉइन, उसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अगर आप दो अलग ब्रांड को की मेडिसिन लोगे तो उसका जो है वो अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल कोई जो है वो एपिलेप्सी की मेडिसिन चल रही है किसी की, और उसने जो है कोई एक ब्रांड की जो है वो मेडिसिन 6 महीने तक के खाई है और उसको कोई सीजर नहीं आया है। अब 6 महीने के बाद में जो है उसकी वो मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होने के बाद में वो जाता है मेडिकल स्टोर पे, जाने के बाद में कहता है कि मेरी जो है ये दवाई ख़त्म हो गई है। तो उसने जो है जो मेडिकल स्टोर पर होता है उसने कहा कि भाई हमारे पास में ये दवा जो है दूसरे मतलब इसी सॉल्ट में है, लेकिन उसका ब्रांड जो है वो दूसरा, आप ये वाली इस्तेमाल कर लीजिए। अब उसने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद में जो है क्या हुआ कि वो उसको फिर से सीजर आ गए उसके पेशेंट को। तो पता ही चला कि जो फेनिटॉइन है इसके अंदर जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है फेनिटॉइन, आगे आप पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो बायो इक्विवेलेंस जो होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, यानी कि फेनिटॉइन के अंदर क्या होता है कि बायो इक्विवेलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ओके, तो अब आगे हम फिर जो अब ये हमने अभी तक के जो पढ़ा था ये एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का टॉपिक यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा सा रह जाता है आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एब्जॉर्प्शन के आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ओके।